अभिषेक, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? बिल्कुल विशाल, बहुत जी, तो हम जो हैं हम लाइव चलते हैं अब। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा आज का जो टॉपिक है, वो है क्रिएटिंग अ हेल्दी साइको सोशल सपोर्ट फॉर द चिल्ड्रन एट होम। और इस विषय पे हम लोग आई थिंक दोनों हम आपस में बात करते हैं और लोग इसमें सवाल पूछेंगे। और जैसे-जैसे सवाल आएँगे मैं आपको भी वो बताता जाऊँगा सवाल जो-जो आएँगे, और फिर हम दोनों मिल के कोशिश करते हैं कि इनका हम जवाब दे पाएँगे। बिल्कुल। सो मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनके साथ में। अभिषेक, अपना वीडियो ऑन रखिएगा ताकि हम हुँ, लोग इस संवाद को जारी रख सकें दोनों आपस में मिलके। और बट आज का एक चीज़ है कि जो आज का विषय है, हम लोग लाइव हैं और लोग हमें सुन पा रहे हैं अब। तो अभिषेक, मैं एक काम करते हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम आपस में ही हम कुछ बात करना शुरू करते हैं कि अभी जो स्थिति है इस कोविड-19 के बाद, और लॉकडाउन जैसे एक्सटेंड हुआ और इसके बाद भी अभी स्कूलों में एक लंबा अरसा तक टाइम लगेगा, स्कूल खुलेंगे और उसके बाद भी कई सारे डिसीज़न्स लेने पड़ेंगे सरकार को कि जो स्कूल सुचारू रूप से चलते थे, क्या उसी ढर्रे पे चलेंगे या फिर अब ढर्रे में बदलाव आएगा? तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या-क्या इश्यूज़ जो हैं वो बच्चे फेस कर रहे हैं अभी? अ, विशाल, जैसा हम लोग देख रहे हैं अभी, अभिषेक, आप अपना म्यूट एक बार थोड़ा-सा फिर दोबारा चेक कीजिए, आपका वॉइस नहीं आ रहा है मुझे। जी। अभी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, अब आवाज़ आ रही है, आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जब से ये कोविड का प्रकरण भारत में शुरू हुआ है और केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, तो वैसे-वैसे जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात आई, उसमें सबसे पहले स्कूलों को ही बंद किया गया और उसका एक ये कारण भी था कि जो इस वायरस का फैलाव हो, उसको कम करने के लिए शायद बच्चे क्लोज कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं तो ससेप्टेबल भी रहते हैं और फिर वापस वो अपने घरों में इन्फेक्शन कैरी कर सकते थे। तो इसके लिए ये पहला कदम जरूर उठाया गया था और इसका दुष्परिणाम एक तरह से, मतलब जो अच्छा परिणाम ये हुआ कि जो वायरस को फैलने से रोकने में काफी हद तक मदद मिली है। लेकिन साथ ही साथ इसका जो दुष्परिणाम एक तरह से हुआ कि जो मानसिक स्थिति है बच्चों की, वो काफी खराब हो रही है। घरों में रहते एक ही काम करते, अभी आप उनको बाहर खेलने नहीं जाने दे सकते। घरों में भी एक रूटीन सेट करके आप रह रहे हैं, तो वहां पे एक जो बच्चों के साथ जो समस्या हो रही है, ये एक नया उन्होंने ऐसा देखा नहीं, बल्कि हम किसी ने भी इस तरह का अपने जीवन काल में नहीं देखा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कभी मौसम की वजह से या कभी किसी और वजह से 2-4-5 दिन की ऐसी लॉकडाउन की स्थिति देखी होगी शायद, बट इतने लंबे अंतराल में और उसके बाद भी ये संभावनाएं नहीं है आगे कि कब तुरंत में क्या होने वाला है। तो एक इसमें एक जो चैलेंज है बच्चों के साथ वो ये कि उन्होंने इस नए परिवेश में अभी ढलना नहीं सीखा है, एडजस्ट करना नहीं सीखा है। तो उनके साथ जो जिस तरह की समस्या हुई है, वो समस्याएं अभी दूर करने के लिए हमें उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना होगा और उनको गाइड जी, करना होगा और जी। मिलके अभी एक तरह से अपना बचपना वापस लाने का भी समय है कि बच्चों के साथ अब बच्चे बन के ही उनके साथ विभिन्न गतिविधियों में पार्टिसिपेट कीजिए। विशाल, जी। अभिषेक, अभी साइको सोशल सपोर्ट आपकी आवाज के नहीं आ बारे रही है विशाल। अ, अभी अभी ठीक है? अभी आ रही है आवाज़ मेरी? नहीं आ रही है। ओके। अ, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे, अभिषेक?
क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं सुन पा रहे हैं। शायद कोई तकनीकी समस्या। विशाल, आपकी आवाज मुझे सुनना ही नहीं पड़ रही है। जी। क्या हम लोग क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है अब? हेलो अभिषेक, आपको आवाज आ रही है मेरी? एक बार तब तक आना है, थोड़ा मदद करो। आपको मेरी आवाज आ रही है अभिषेक? अभिषेक आप भी अनम्यूट कर लीजिए। ओके। बाकी सबको का ऑडिबल? एक सवाल है, हाउ टू क्रिएट अ हेल्दी एनवायरनमेंट विद फैमिली। अभिषेक क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी अभिषेक, आप जवाब देना चाहते हैं उस सवाल का जो श्वेता जैन जी ने पूछा है? बिल्कुल विशाल, मैं यही सोच रहा था कि एक हेल्दी वातावरण जो परिवार के साथ बनाने के बारे में कुछ चर्चा में हम लोग रख सकते हैं। और वो ये कि आप इस समय को एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ देखें। ये समय भी निकलेगा और इसमें पॉजिटिव, जैसे अभी जो नैरेटिव है उसको पूरा पॉजिटिवली देखने की जरूरत है कि जो ये केसेस थे, अभी रिकवरी रेट देखिए अलग अलग राज्यों का और पूरे विश्व में। तो जो भारत का ही, अभी मैं 2 दिन पहले एक किसी वेबसाइट पे देख रहा था जहां पे मॉर्टिलिटी और रिकवरी, तो 3% के आसपास मॉर्टिलिटी थी और 12% लोग ठीक हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा अंतर है और ये आंकड़ा जो 12% का है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा ये बढ़ता जाएगा। तो पॉजिटिविटी है इस सिचुएशन में भी। अब रही बात इसको परिवार के बीच में लाने की, तो बच्चों के साथ एक बेहतर संवाद, ये एक मौका है जब हम शायद अपने बच्चों के साथ समय बिताने का, एक अच्छे से समय बिताने का मौका मिला है। तो क्वालिटी टाइम बिताइए और उनके पर्सपेक्टिव को भी समझिए। बच्चे किस तरह से, किन चीजों से, क्योंकि वो भी आज बहुत सारी ये जो भावनाएं हैं उसको लेके वो परेशान है। वो भी ये न्यूज आपकी तरह, हमारी तरह सुन रहे हैं। उनको भी परेशान, मतलब दिमागी तौर पे वो भी परेशान हो रहे हैं। तो वहां पे एक ओपन और ट्रांसपेरेंट डिस्कशन का माहौल रखिए। और बहुत ज्यादा न्यूज, आप एक बार न्यूज देख लीजिए, बहुत है। अगर आपके आसपास, आप घर में अपने परिवार के साथ है, बहुत अच्छी बात है। अलग जगह पे अगर हैं तो परिवार से बात कीजिए और उसके बाद न्यूज आप एक बार देखिए दिन भर में। बार बार देखने से कुछ चीजें बदल नहीं जाएंगी, परिस्थितियां ऐसी ही हैं तो आगे कुछ और समय तक ऐसी ही रहेंगी। तो हमें वो पॉजिटिविटी के साथ काम करना और क्रिएटिव चीजों में परिवार के साथ जुड़ के एक टीम की तरह काम करना है। अभिषेक, इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि अभी का जो समय है, इस समय जो समय है वो टफ टाइम है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी परवरिश जो अभी पिछले 10-15 साल से जिस तरह से बच्चों की जा रही है, तो हमने एक चीज बच्चों के अंदर बिल्कुल डेवलप नहीं की, वो था पेशेंस। तो बच्चे जो हैं आजकल बड़े जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं, बड़े जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और बड़ी जल्दी एक शब्द यूज करते हैं माँ बाप के साथ कि वो बोर हो रहे हैं।
तो ऐसे में माँ बाप के आगे भी सवाल है कि माँ बाप ने भी पीछा छुड़ाने के लिए कई बार बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते थे, ये कर देते थे। अब वो चीज जो है उनके लिए सिरदर्द बनती जा रही है, बिकॉज एक फैमिली में एक सबको एक साथ मिलके रहना है। तो अब वो हेल्दी एनवायरनमेंट हम लोग कैसे क्रिएट करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आया। तो एक तरफ तो डर है, और आपने बहुत अच्छी बात की कि न्यूज जो है वो कम से कम देखें, पहला पहला ये है। और खासकर कि जो ज्ञान व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया के माध्यम से आता है, उसको भी कृपया मतलब रिस्ट्रिक्टेड वे में देखें। ऐसा कोई चीज को यकीन ना मान लें जो कि ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आई हो, या तो वो WHO, सरकार या यूनिसेफ जैसे संस्थाओं के थ्रू अगर नहीं आ रही है, तो उसको ऑथेंटिक मानना बिल्कुल सही नहीं होगा। दूसरी चीज, अभी जो एक डर मैं देख रहा हूं लोगों के अंदर, वो ये है, खास करके हिंदुस्तान में, और ये जो डेटा देखते हैं बाहर के कंट्रीज का कि आज इटली में 1,000 मर गए, आज USA में 4,500 डेथ्स हो गए, आज जो है जो आंकड़ा जो है वो जो पॉजिटिव केसेस थे वो आज 8,000 थे, और एक दिन में बढ़ के 2,000 प्लस हो गए। नाउ यू टेल मी कि अगर वो डेटा बढ़ रहा है तो इस बात पे लोगों को पैनिक करना चाहिए या खुश होना चाहिए? क्योंकि जो हम लोग हेल्थ प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं और हमारे साथ में जितने भी हेल्थ के लोग काम करते हैं, वो कहते हैं कि ये एक अच्छा साइन है, बिकॉज ये लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में हैं, और जितने लोग पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब उन लोगों के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत ईजी है, उन लोगों ने कम से कम लोगों को संपर्क किया है पिछले 10 दिन में, 15 दिन में। तो ये जो डेटा बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक हेल्दी साइन है कि हम लॉकडाउन के टाइम पे जो भी डेटा निकल के आ रहा है, हम केसेस को ठीक कर पा रहे हैं, उनको एडमिट कर पा रहे हैं, उनको ट्रीट कर पा रहे हैं। तो उस डेटा से घबराने की बात नहीं है जो कि मन में स्ट्रेस पैदा करता है। अभिषेक, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे इसमें? कुछ सवाल नहीं आ रहे हैं, विशाल, मोबाइल फोन को लेके भी कुछ सवाल आ रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल भी पूछा था कि हम बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना रखें। तो अभिषेक, कुछ इसमें कहना चाहेंगे? विशाल, स्क्रीन टाइम को लेके कुछ जैसे नॉर्मल, मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग एक नए नॉर्मल के दौर में हैं, और ये बिल्कुल नई परिस्थिति हम सभी के लिए है। तो लेकिन स्क्रीन टाइम को लिमिट जरूर करना चाहिए, और वहीं स्क्रीन एक डिपेंडेंसी भी बनी है टेक्नोलॉजी। जैसे आज ये संवाद भी हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोबाइल और स्क्रीन के माध्यम से ही कर पा रहे हैं। तो जिन लोगों तक हम पहुंच रहे हैं, शायद ये स्क्रीन हमें मदद कर रहा है उन लोगों तक पहुंचने में। बच्चों के साथ जहां तक बात करें तो स्क्रीन टाइम आप क्रिएटिव चीजों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक सिंक तय करने की कोशिश कीजिए कि अगर बच्चे कोई वीडियो देखते हैं अगर, या कोई इस तरह की कोई चर्चा में भाग लेते हैं, उसके बाद उसको उसी काम को वो ऑफलाइन तरीके से आगे करें। जैसे अगर चर्चा में आपने कुछ बताया कि बच्चों को ये करना चाहिए, तो उसके बाद वो बच्चे फिर ऑफलाइन कुछ गतिविधि करें। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वीडियो, हर चीज हम यहाँ गेम के माध्यम से या ऐसे स्क्रीन पे नहीं करेंगे। तो ये एक सलाह होगा। और मतलब इसके लिए कोई स्पष्ट निर्देश ऐसे नहीं है कि आप कितने घंटे स्क्रीन टाइम पे रखें, लेकिन एक फटीग जो थकान है वो आपको होने लगेगी अगर आप बहुत ज्यादा ओवर टाइम दे रहे हैं स्क्रीन पे। तो अपनी डिपेंडेंस कम कीजिए, अपने अपने टॉलरेंस के लेवल के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, खासतौर पे बच्चों में भी। और आजकल जो ऑनलाइन गेमिंग की बात है, अगर बच्चे आप फ्री हैंड उनको दे रहे हैं, उनके एक्सेस में मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से आप उन तक पहुंच बना रहे हैं और उनको खेलने के लिए दे रहे हैं, तो एक ध्यान जरूर रखिए कि वो किस तरह का गेम खेल रहे हैं। क्या वो कोई वायलेंस वाला गेम है, या मतलब वो अभी उनके मानसिक स्थिति पे असर डालेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो स्क्रीन टाइम है वो थोड़ा लिमिट रखें, और ये टॉलरेंस आप बच्चों के साथ मिलके तय करें। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 घंटे फिक्स कर दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे जगह पे स्कूलों की क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, शिक्षक ऑनलाइन आ रहे हैं और बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और फिर टास्क भी दे रहे हैं, उनको एक्टिविटीज भी दे रहे हैं। हाँ विशाल जी, मुझे लगता है अभिषेक बहुत अच्छी बात आपने कहा, लेकिन नजर रखना बहुत जरूरी है बच्चों पे कि वो स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, और उनकी प्रवृत्तियों में क्या बदलाव आ रहा है। लेकिन मैं पता नहीं क्यों लॉकडाउन और ये जो अभी एक डर का वातावरण चला है, इससे कुछ मुझे पॉजिटिविटी भी अभी दिखने लगी है, और वो पॉजिटिविटी है, और मैं सब लोगों को, जितने भी टीचर्स यहाँ पे हैं, आप पेरेंट्स भी हैं आप लोग, तो एक चीज जो
मैं और मेरे कई साथी लोग जो विभिन्न अभी स्तरों पर हैं, वो ये मानते हैं कि खास कर कि भाषा का जो ज्ञान है, भाषा का मतलब मेरा यहाँ से अंग्रेजी या हिंदी या जो भी जिस लैंग्वेज, जो स्टेट का लैंग्वेज होगा वहाँ का, ये ज्ञान को डेवलप करने का बहुत बहुत सही समय है। अगर पेरेंट्स इसमें साथ में मिलके बच्चे के उसके भाषा का ज्ञान दोनों, बोलने में भी और लिखने में भी, क्योंकि आप कोई भी जॉब कीजिए, आप कहीं भी जाइए आगे जाके, किसी भी, चाहे आप अपने बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, आप किस तरह से बातों को प्रस्तुत करते हैं और किस तरह से चीजों को लिखते हैं, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और ये समय है जब हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो कहानी, छोटी कहानियों के माध्यम से, पोयम के माध्यम से, या अखबार के एडिटोरियल से, या इवन अपनी जो अभी चल रहा है इसके ऊपर कुछ पैराग्राफ लिखेंगे, तो ये तो एक तो उनको साइको सोशल सपोर्ट करेगा क्योंकि उनकी फीलिंग्स जो है वो बाहर आएंगी, और दूसरा उनके भाषा के ज्ञान को बढ़ाने का सही समय है। तो ये मुझे एक लगता है कि एक पॉजिटिव साइड है इस पूरे लॉकडाउन का, कि हमें बच्चों के भाषा पे बहुत इस समय ध्यान देना चाहिए और बच्चों की भाषा को डेवलप करने के लिए बहुत सही समय है। दूसरा चीज अभिषेक इसमें ये जोड़ना चाहेंगे कि अभी एक और चीज डेवलप करना है हमें बच्चों में, वो है पेशेंस। क्योंकि हो सकता है कि लॉकडाउन 3 तारीख को खुल जाए, हो सकता है कि और थोड़ा सा एक्सटेंड हो, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से हमारे यहाँ चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, और हो सकता है कि पहले की तरह लाइफ सुगम उतनी ना हो जैसे हम लोग फ्रीली एक्सेस करते थे। तो एक चीज जो हमें बच्चों को अभी सिखानी है वो है पेशेंस। अब वो पेशेंस जो है उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन वो आपको अपना मेथड यूज करना पड़ेगा। अब वो चाहे वो उनको छोटी कहानियां सुना के हो तो पेशेंस डेवलप किया जा सकता है, या उनको मेडिटेशन वगैरह के थ्रू, या योग के थ्रू, या जो अदर अवेलेबल हमारे पास चीजें हैं उनके थ्रू हमें उनके अंदर पेशेंस को जो है वो नर्चर करना है, उसको बड़ा। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी चीज जो है वो तुरंत हो जाएगी और ये 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में जो है वो पेशेंस आ जाएगा, मगर हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा, हम कोई भी जो हैबिट है, अगर कोई बच्चे की बुरी हैबिट है, अगर बच्चा जो है वो नाखून काटता है बैठा बैठा, या कई अभी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 5-6 साल की उम्र तक जो है वो अंगूठा चूसते हैं, कई ऐसी हैबिट्स होती हैं जो बच्चों की पसंद नहीं होती हैं, या इरिटेशन लगता है पेरेंट्स को कि ये क्या करते रहते हो तुम। तो कोई भी हैबिट को चेंज करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च है कि 21 दिन में कोई भी हैबिट चेंज की जा सकती है। देन अगेन इट इज अ राइट टाइम जब आप बच्चे को अपनी निगरानी में कोई भी अच्छी आदत डेवलप करने, या बुरी आदत जो आपको लगता है कि इरिटेशन है उसको खत्म करने के लिए सही समय। जी अभिषेक। अभिषेक, मुझे लगता है कि हमें साथ साथ थोड़ा सवाल भी देख लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल जो है कुछ कुछ आ रहे हैं। एक सवाल है मसूद जी का, जिसमें उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओ इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर लॉकडाउन फॉर चिल्ड्रन। तो एज एनजीओ आप एक जागरूक नागरिकों का समूह है और आप आगे लोगों के साथ आप काम करते हैं। तो एक ये समय है जहाँ पे हम खासतौर पे बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे अभी घर पे हैं, और उनके साथ हम किस तरह के, जैसे अभी एक उदाहरण मैं दूंगा, थोड़ी देर पहले हम लोग कुछ अन्य साथियों के साथ बातचीत कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में वहाँ के पुलिस एसपी जो है उन्होंने एक कैंपेन चलाया हुआ है, और खासतौर पे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो लोग पेंटिंग्स बना रहे हैं, वो कहानियां लिख रहे हैं, और उन्होंने एक कैंपेन इस तरह का बनाया कि पॉजिटिविटी के लिए, और वो उनको एक पुरस्कृत भी कर रहे हैं। तो आप एज ए एनजीओ अगर काम कर रहे हैं और इसमें जागरूकता के लिए, तो कोविड से संबंधित जितनी जानकारी होनी चाहिए हमें, उतनी जानकारी हम सबके पास आ गई है कि हमें हाथों को धोना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, लॉकडाउन का पालन करना, बहुत सारी जानकारी हर माध्यम से हमारे पास आ गई। लेकिन हम बाकी जो चीजें हैं, जैसे अपने आप को, अपने मानसिक स्थिति को कैसे ठीक रखें, स्वस्थ कैसे रहें घर में, बाकी चीजों में हम कैसे सरवाइव करें अपने घर के अंदर, तो वो एक मौका है। इसमें आप प्रशासन का मदद कर लेके, और इस तरह के कैंपेन जो आप सोशल मीडिया के थ्रू रन करा सकते हैं, कि जो भी लोग करना चाहते हैं वो किसी खास हैशटैग को यूज करके आपके फोटोज या व्हाट्सएप ग्रुप को टैग करके भेजें,
और उसमें से कुछ बच्चों को चिन्हित करके आप स्थानीय मीडिया के संपर्क में आके उन फोटोज को जो क्रिएटिव प्रोडक्ट तैयार किया बच्चों ने, उसको अगर आप शेयर करें तो ये उनके मनोबल को भी बढ़ाता है कि वो भले ही लॉकडाउन में अपने घर में बंद थे, लेकिन अगर उन्होंने कोई क्रिएटिविटी दिखाई है किसी भी तरीके की, उसको एक पहचान मिल रही है। तो ये एक तरीका हो सकता है ड्यूरिंग लॉकडाउन। और इसी में आप अगर पोस्ट लॉकडाउन की बात करें तो मुझे लगता है पोस्ट लॉकडाउन भी, जैसे लॉकडाउन जरूर रिलैक्सेशन होगा, लेकिन विद्यालय तो नहीं खुलेंगे, तो बच्चे जो हैं वो काफी मामलों में मुझे लगता है कि जो उनकी पढ़ाई होगी उसके लिए हमें ब्रिज कोर्सेज जैसा कुछ सपोर्ट देना होगा। तो शिक्षकों की मदद जो है वो हमें करनी पड़ेगी। एक शायद संभव ना हो कि एक शिक्षक उतने बच्चों को उतना टास्क जो बैकलॉग होगा वो पूरा करा सके। तो एज अ वॉलंटियर टीचर शाम के समय जो मैं ट्यूशन नहीं कहूंगा, लेकिन इस तरह का एक कुछ प्रबंध होना चाहिए। आप वॉलंटरली इस तरह का सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे अभी एक दो और उदाहरण है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, यूनिसेफ अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ कुछ सीख केंद्र, सीख मतलब जो लर्निंग और केंद्र मतलब सेंटर, तो सीखने की केंद्र, वहां पे कोई पढ़ाई कोर्स की बात नहीं हो रही है, बाकी चीजों में भी बच्चों को सीखने के लिए एक प्रेरित किया जा रहा है। और ये काम वॉलंटियर्स करते हैं, यंग जो वॉलंटियर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आप एनजीओ के साथ ही जरूर मदद कर सकते हैं। अभिषेक एक और बात जैसे निकल के आ रही थी, अभी एक सवाल था कि हम जो पेरेंट्स हैं वो टीचर कैसे बने। तो मैं तो यही कहूंगा कि पेरेंट्स जो है वो टीचर ना बने, बल्कि पेरेंट्स इस समय दोस्त बने बच्चों के। और जो कॉम्पिटिशन्स की बात हम कर रहे हैं कि एज ए टीचर और एज ए पेरेंट आप ये चीज कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा। आप ट्राइड टेस्टेड है, हम लोग अपने घरों पे इस समय कर रहे हैं। हम रोज एक दिन एक चैलेंज जो है वो बच्चों को और पेरेंट्स दोनों को दे रहे हैं, और उसको सब मिल के लोग करते हैं। जैसे कि अगर हमने एक दिन चैलेंज दिया कि आज हम स्टोरी लिखेंगे, और बाद में सब लोग अपनी अपनी स्टोरी लिखते हैं, उसमें सब लोग व्यस्त हो जाते हैं, और उसके बाद सब लोग स्टोरी जो है अपने आगे सुनाते हैं, और कोई ना कोई हम छोटा प्राइज रखते हैं कि भाई इस लॉकडाउन के बाद तुम्हारा ये प्राइज होगा। सेकंड, पोइट्रीज के लिए, पेंटिंग्स के लिए, और इसी तरह से मैंने कहा फोटोग्राफी के लिए भी एक दिन कंपटीशन रखा था कि कौन अच्छे पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स खींचता है, कौन लाइट का प्रॉपर। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा एंगेज होता है, बच्चे की क्रिएटिविटी यूज होती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये तो हो गया एज अ एक घर के एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने के लिए, और उसमें सब भागीदारी होनी चाहिए। उस समय कोई बड़ा छोटा या हायरार्कियल नहीं देखना चाहिए। अगर घर में 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, 2 एडल्ट लोग हैं, पेरेंट हैं, तो वो सब इसमें भाग लें और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन दें, और बच्चों को वो जो भी उनको सजेशंस कमेंट्स मिल रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस पावर बढ़ाएं। एक शिकायत बहुत आती है जो आजकल की यंग जनरेशन में है कि वो लोग फास्ट फूड वगैरह बहुत खाते हैं, और अभी जो स्थिति है उनको कोई फास्ट फूड वगैरह नहीं मिल रहा है, तो वो घरों पे बड़े परेशान रहते हैं कि कुछ नया बना दो, कुछ नया बना दो। ये सही समय है जब हम उन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए और हेल्दी फूड के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये भी एक अनदर एस्पेक्ट है पॉजिटिविटी क्रिएट करने का, कि हम ठीक है, हम उनकी पसंद की चीजें भी बनाएं, मगर साथ में हम जो हेल्दी फूड है उस तरह चीज को पुश करें। जी अभिषेक। और विशाल, एक आनंद मिश्रा जी का एक सवाल है, मुझे लगता है आप इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि आपने पहले भी ये किया है, इसके बारे में बातचीत की है कि शेड्यूल, क्या बेहतर शेड्यूल, उनका जो सवाल है वो ये है कि इस पूरी अवधि को बेहतर बनाने में जो लॉकडाउन का है, किस तरह का शेड्यूल बनाना चाहिए। जैसा कि मुझे लगता है कि इसका आधा से ज्यादा जवाब तो आनंद जी मैंने अभी दे ही दिया है इसमें, कि हमें एक चैलेंज हमें रोज लेना चाहिए, और वो पूरा एज अपने परिवार के लिए लेना चाहिए। और उसमें सिर्फ ये चैलेंज जो है सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं कि हमें पेंटिंग बनाना है, कहानी लिखनी है या फोटो खींचने है, बल्कि इवन अगर आप कोई काइंडनेस दिखाते हैं, और काइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को खाना खिला दिया है या आपने अगर किसी की मदद भी की, अगर आप किसी को देख के मुस्कुराए और हेलो बोला आपने, अगर आपने किसी बूढ़े बड़े की अपने बिल्डिंग में, अपने कैंपस में वहां मदद की, कॉलोनी में, इवन अगर आपने कोई भी किसी को अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, तो ये भी काइंडनेस की श्रेणी में आता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह हम लोग अपने शेड्यूल को बनाएं। अच्छा, इसमें एक शेड्यूल बनाने में एक ये इशू आता है कि अभी जो है सारे बच्चे देर से भी उठ रहे हैं,
कि उनको लगता है कि कोई स्कूल तो जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं। तो लेकिन एक मुझे लगता है कि सोने और जगने के समय कोई समय निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जब आगे जाके लॉकडाउन खुलेगा और उसके बाद जब दोबारा से स्कूल्स किसी भी फॉर्म में जब शुरू होंगे, तो बच्चों के हैबिट्स बड़े सोने-उठने के चेंज हो जाएँगे। तो हम उनको एक टाइम निर्धारित करें, ज़रूरी नहीं है कि अभी 6 बजे ही और 5 बजे ही ऐसा होना चाहिए, नहीं, लेकिन 7 बजे, साढ़े 7 बजे तक लोग उठ जाएँ और अपने दैनिक क्रिया जो है नहाना-धोना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कई लोग अभी वर्क फ्रॉम होम है, माँ-बाप जो हैं वो लोग कर रहे हैं, तो वो अपने वर्क फ्रॉम होम में बच्चों को कैसे समय दे पाते हैं, ये एक चुनौतीपूर्ण वो विषय होता है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, कई बार अभी देखा गया है कि माँ और बाप दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चों को टीवी के सामने छोड़ देते हैं और दोनों अपने लैपटॉप लेके और अपना वर्क फ्रॉम होम जो है वो काम चालू रखें। तो अपने आपस में भी वो समन्वय इस तरह से बना लें कि किस तरह से हमें एक-दूसरे को मदद करते हुए बच्चों को पूरा अटेंशन देना है। देखिए, बच्चों के अंदर एनर्जी बहुत होता है और उस एनर्जी को चैनलाइज़ करने के लिए एक तरफ तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जो इस समय नहीं हो सकती। तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिज़िकल एक्टिविटीज़ का मतलब सिर्फ़ यही नहीं है कि बाहर जाके मित्रों के साथ खेलें, बल्कि अपने घर में भी वो छोटा-मोटा योगा योगा करें, व्यायाम कर सकते हैं बच्चों, उनके साथ माँ-बाप को करना चाहिए। अगर माँ-बाप टीचर बनेंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो शेड्यूल बहुत टाइट नहीं रखना है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है और मैं कहता हूँ आनंद जी की बहुत सारी क्रिएटिविटी के लिए जगह रखिए उसमें। जी, अभिषेक। बिल्कुल। एक और साथी यास्मीन शाह जी और कल्पना शर्मा जी का सवाल है, जो दोनों काफी हद तक एक समान है, जहाँ पे आपने बच्चों के लिए प्रोडक्टिव टाइम की बात की है, तो वो तो विशाल जी ने बताया। और आपने ये भी पूछा है कि बच्चे जो हैं अपने माता पिता की बात सुनते नहीं हैं, मतलब वो एक चैलेंज करते हैं हमेशा। तो देखिए ये मतलब एक द्वंद जरूर है। बच्चों को हम काफी लाड प्यार में रखते हैं और हमारी अपेक्षा ये होती है कि वो अपने शिक्षक जो हैं वो उनसे होमवर्क करें और हम तो बिल्कुल फ्री रहें। तो यहाँ मैं आपको यही कहूंगा कि बच्चों को प्रोत्साहित करें। ये समय है ओपन डिस्कशन का। डर, चिंता, इस तरह की जो भी उनके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं, उसको आप खुल के बातचीत कीजिए। और इस तरह से जो प्रोडक्टिव सुझाव दिए, समय को कैसे सदुपयोग करें, सोने उठने का, और हर काम का एक समय जरूर तय करें, क्योंकि लाइफ जो है वो हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। हमें आगे इन चीजों में वापस लौटना ही पड़ेगा। तो इस समय को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए जो विशाल ने टिप्स दिए हैं उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। और संवाद जो है, जो आपसी बातचीत है, वो बिल्कुल होते रहनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करे कि आप कुछ टीवी में घुसे हुए हैं, न्यूज देख रहे हैं, या कुछ रामायण देख रहे हैं, या कोई और प्रोग्राम देख रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। आप बच्चों को भी स्पेस दीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। कल्पना जी का जो सवाल है, बच्चों को इंटरनेट यूज करना बहुत अच्छा लगता है, पर केवल गेम्स और कार्टून के लिए। यहाँ पे फिर मैं वही बात कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण आपको देता हूँ। मेरी जो बेटी है वो आराध्या, वो अभी 4th कक्षा में जाएगी। तो अभी वो मेरे साथ नहीं है, अपने नाना के घर पे है। लेकिन मैं अभी कोशिश ये करता हूँ कि उसको यूट्यूब पे ऐसे जो वीडियोस, जो 4th कक्षा के अनुरूप, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब पे। बहुत सारे शिक्षकों ने अपने वीडियोस डाल के रखे हुए हैं। तो मैंने उसको डिवीजन का एक वीडियो भेजा था और उससे ये कहा था कि एक बार तुम ये देखो, 5 मिनट का वीडियो है, एक बार देखो डिवीजन कैसे करते हैं। 3 डिजिट डिवीजन, 3 अक्षर के जो भाग देने की जो बात है, वो उसको सिखाया वीडियो में। और उसके बाद मैंने बोला कि अब मुझे तुम कुछ जो डिवीजन है वो अपने कॉपी में करके और उसकी व्हाट्सएप पे मुझे तस्वीर भेजो। और फिर ये एक अच्छा मतलब प्रोडक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया जिसको हम कहें, वो हो सकता है। तो आपको प्रेरित करना होगा अपने बच्चे को और उनके साथ खुले संवाद में बात करना होगा। और फिर एक बात मैं कहूंगा कि एडोलेसेंट जो हैं उनको आपको मतलब छोटे बच्चे शायद अपने दोस्तों में उतना जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं, जो खासतौर पे एडोलेसेंट मतलब 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं, वो शायद अपने परिवार में ज्यादा जुड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, तो वो अपने दोस्तों के प्रति उनका झुकाव ज्यादा होता है। तो आप फोन के माध्यम से, वीडियो चैट के माध्यम से उन्हें बात करने दें। अपने एक समय निर्धारित करें और उनको एक समय दें, ताकि वो अपने दोस्तों से, मित्रों से वीडियो कॉल के दौरान वो बात कर सके, ताकि वो
और वो एक प्राइवेसी के साथ आप उन्हें बात करने, ताकि आपको भी एक उनको भी ये एक नॉर्मल स्थिति जैसी बात लगे। विशाल, कुछ और सवाल हैं? जी, सवाल से पहले मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा अभिषेक, क्योंकि बिकॉज बहुत सारी चीजें जो है मनोसामाजिक और साइकोलॉजिकल चीजें, इश्यूज निकल के आ रहे हैं सामने कि हम एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करें, क्या करें। तो देखिए, जब एक अच्छा पॉजिटिव वातावरण बनाना है, तो पॉजिटिव वातावरण बनाने के लिए हमें नेगेटिव चीजों को दूर करना पड़ेगा। तो नेगेटिव चीजों में क्या है, जो हमारे स्ट्रेस हैं, हमारे वरीज हैं, हमारे दिमाग में जो चिंताएं चल रही हैं, चिंताओं का मतलब फालतू चिंताएं जो चल रही हैं, वो चाहे डिसीज के बारे में हो, चाहे अपने करियर के बारे में हो, या बच्चों के बारे में हो, उनको हटाना पड़ेगा। दूसरा, एक जो चीज हम लोग मिस कर जाते हैं पूरी फैमिली में, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि टीचर बनने की जरूरत नहीं है, आप दोस्त बने बच्चों के। तो दोस्त लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को खुले रूप से फीडबैक देते हैं, और ये फीडबैक सिस्टम समहाउ हमारे इंडियन फैमिलीज में कहीं ना कहीं बहुत जो है वो पीछे सीट पे छूट जाता है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चे और माँ बाप के बीच में जनरेशन गैप शुरू हो जाते हैं। आप मुझे समझेंगे नहीं, वो बच्चा यही बोलता है, माँ बाप कहते हैं तुम समझते नहीं हो, तो वो सब चीजें चलती हैं। अब इसको दूर करने के लिए दो मैं छोटी सी चीजें बताऊंगा। एक तो अभी के लिए अपने घरों में एक चार्ट पेपर लगाइए एक वॉल के ऊपर, उसका नाम रखिए वरी वॉल, मतलब चिंता की दीवार। और ये बहुत ट्राइड और टेस्टेड मेथड है। इसमें हम बड़े लोग, बच्चे लोग, हम एक समय रखें निर्धारित कि अच्छा ये समय है, अब अगले 10 मिनट आपको जो चिंताएं आप कर सकते हैं। तो इसमें दो फर्क आएंगे। क्या आएगा? एक तो हमने समय निर्धारित किया चिंता का। थोड़ा सा शुरू में आपको सुनने में हंसी आएगी, मजाक लगेगा, लेकिन बहुत पॉसिबल है। और हम बच्चों को भी मौका दें कि वो अपनी सारी चिंताएं लिखें, उसमें बिल्कुल निर्भीक होकर लिखें, कि उसको लगता है कि वो स्कूल में जाएगा तो वो पीछे रह जाएगा क्योंकि उसके दोस्त लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसको लगता है कि वो स्कूल जाएगा तो वो डरा डरा रहेगा किसी को भी छूने से। बड़े लोग जो है वो अपनी चिंताएं लिखेंगे कि मैं वापस जॉब पे जाऊंगा तो मुझे बड़े सारे इकोनॉमिक हार्डशिप्स का सामना करना पड़ेगा, या सामाजिक दूरी की वजह से जो दिक्कतें होंगी उनमें मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो क्या होगा कि हमने अपने आप को 10 मिनट अपने आप को समय दिया, और 10 मिनट में हमने जो चिंताएं थी वो सामने लिख दी। मैं यकीन मानिए, जब आप नेक्स्ट टाइम उनको पढ़ेंगे तो आपको अपने आप उनके सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे। जब आपकी चिंताएं स्पष्ट हो जाती हैं तो आपके सॉल्यूशंस भी जो हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। अभिषेक, कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर एक और मेथड है जो साइकोलॉजिकल, मैं जरूर इनको बताना चाहूंगा। बिल्कुल। एक सवाल और है। इस लॉकडाउन में बच्चे लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, तो किस तरह का असर पड़ेगा? जैसा अभी सीमा जी का ये सवाल है, और मुझे लगता है विशाल ने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी कि समय जो शेड्यूलिंग है वो जरूर करे। सुबह उठने का, खाने का, नहाने का, हर एक काम जो है वो समय के साथ ही करे, और इसका असर काफी पॉजिटिव एनर्जी पे पड़ता है। आप अगर लेट सोते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन अपने लाइफ को एक इस लॉकडाउन के अनुसार भी आप अपने शेड्यूल में रहें। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे ही उठें, और अपना बाकी जो काम है वो वही करें। आप किसी चीज को टालने की कोशिश ना करें। वो एक मितेश शर्मा जी का एक सवाल है, लॉकडाउन इफेक्ट स्टूडेंट्स बिहेवियर, और बिल्कुल पड़ता है सभी, और ये नॉर्मल है। अगर लॉकडाउन, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि लॉकडाउन ऐसा सिचुएशन है जो नॉर्मल नहीं था हम लोगों के जीवन के लिए। तो अगर आप इसको लेके थोड़ा चिंताग्रस्त हैं या परेशान हैं, तो यह बिल्कुल वाजिब और जायज है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये सबके साथ होगा। घबराने की बात तब आएगी जब आप इस सिचुएशन को मैनेज या हैंडल नहीं कर पाएंगे। देयर आर वेज, आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ इसको हैंडल करना होगा। बहुत सारे उपाय विशाल ने बताए हैं। मैं सिर्फ इसमें यही कहूंगा कि आप प्रोडक्टिव रहिए, अपने क्रिएटिविटी को यूज कीजिए। आप अपने जिस चीज में आपका मन लगता है, आपको जो ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पा रहे थे समय के कमी के कारण, स्कूल जाने के वजह से, ऑफिस जाने की वजह से, ये बड़े छोटे सभी के लिए, ये समय आप उस चीज में डिवोट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कविता लिखना आपकी शौक में है और आप किसी और प्रोफेशन में आ गए हैं और आपको वो मौका नहीं मिल रहा है,
तो ये समय आप कंसंट्रेट कीजिए उस कविता लिखने में, पेंटिंग करने में, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने में या बजाने में जो आपका शौक है। तो ये समय आप उपयोग कीजिए ऐसी चीजों में जो आप मतलब अपने शौक को पूरा कर सके। जी विशाल। अभिषेक, एक बड़ा वो था कि हम सवाल भी आ रहा है बार बार अलग अलग लोगों से कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ कैसे प्रेरित करें। मेरा आप लोग थोड़ा सा एक चीज समझ के देखिए कि पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि हम टेक्स्ट बुक को खोला, हम वो चैप्टर कर लिए और उसके बाद बच्चा फ्री हो गया क्योंकि हमने अपना काम कर दिया कि वो भाई चौथी क्लास में है तो चौथी क्लास की उसने सारी टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर्स आने थे वो पूरे कर लिए। पढ़ाई का मतलब अगर इतना ही होता तो फिर जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है वो सब कुछ है और जो बच्चा पीछे रह जाता है उसके परसेंटेज, उसका मतलब वो कुछ नहीं है। यहाँ हमें ये चीज को समझना होगा, पढ़ने की तरफ प्रेरित करने का मतलब किताबों की तरफ, सिर्फ जो स्कूली किताबें हैं, सिलेबस है, उसकी तरफ प्रेरित करना नहीं है। हम बच्चे के अंदर अगर रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं तो वो उसके साथ लाइफ लॉन्ग जाएगी। हम अगर बच्चे को आज अच्छा लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो उसके साथ लाइफ लॉन्ग जाएगा। और मैं आपको बार बार लिखने, पढ़ने और भाषा के लिए इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि एक बार अगर आपने उनको इन लोगों को ठीक से प्रेरित कर दिया अच्छा लिखने के लिए, अच्छा पढ़ के उसको समराइज करने के लिए, तो आपको लाइफ लॉन्ग उसकी पढ़ाई को बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चे के अंदर वो आर्ट ऑफ समराइजेशन जो है वो पैदा हो जाता है। तो इस चीज पे बहुत जोर देना है हमें लिखने पढ़ने पे, ताकि वो बच्चे जो है आर्ट ऑफ समराइजेशन सीख सकें। अब आ जाते हैं बात हम फीडबैक के मुद्दे पर। तो फीडबैक हम कैसे दें, और हम लोग जो परिवार में हम जो मित्र बनाने की बात की अभी मैंने, क्योंकि अब एक छत के नीचे रहना है तो दुश्मन तो रह नहीं सकते, अब एक चार दीवारी में बंद रहना है, जनरेशन गैप को भी अवॉइड करना पड़ेगा, हमें भी कुछ झुकना पड़ेगा, उन्हें हमें अपनी तरफ प्रेरित करना पड़ेगा। तो अब उसके लिए एक टेक्निक जो साइकोलॉजी में रहती है वो रहती है 1 मिनट फीडबैक। तो अब जैसे परिवार में सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आप 4 लोग हैं, आप, आपकी पत्नी या आपके पति और आपके 2 बच्चे। तो हम जो है चारों एक गेम खेलते हैं, चारों एक जगह बैठ जाते हैं और हम 3 लोग उस एक व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप अपने बेटे के बारे में बात करना शुरू करेंगे और बेटा वहीं रहेगा, हमको इमेजिन करना है कि वो यहाँ पे नहीं है और वो हमारी सारी बातें सुन रहा है। उसके सामने ही हमें बोलना है एक दूसरे से कि अच्छा, दीपक तो ना बहुत अच्छा लड़का है और दीपक जिस तरह से घर की चीजों का ध्यान रखता है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही जिम्मेदार इंसान बनेगा। ठीक है। आज दीपक पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन कभी कभी ना मैथ्स में गलती करता है। ठीक है ना, पता नहीं शायद उसका ध्यान नहीं रहता है मैथ्स में इसलिए, लेकिन एज ए स्टूडेंट बहुत ब्राइट है। लेकिन मुझे ना दीपक की एक हैबिट जो है, अब दूसरा कोई बोलेगा, मुझे दीपक की एक हैबिट ना अच्छी नहीं लगती है, वो ना पढ़ते वक्त जो है वो अपने पास में मोबाइल रखता है और गाने सुनता है। तो आपने क्या किया, आपने उसकी तारीफें की, तारीफ मतलब कि उसको एक पॉजिटिव फीडबैक दिया, तो वो जो इंसान जो वहां खड़ा हुआ है जिसको बोलने की अनुमति नहीं है, वो सुन रहा है अपनी पॉजिटिविटी, और उसमें जो एक आध चीज आपको चेंज करनी है, जो एक आध चीज परिवार को नहीं पसंद आ रही है या उसका बिहेवियर वो नहीं है, तो उसके लिए भी आपने बात किया। फिर अगेन रोटेशन होता है, दूसरा आदमी चुप रहता है, बाकी के 3 बोलते हैं, और इसमें माता पिता दोनों को ही खुले मन से फीडबैक लेना चाहिए कि बच्चे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। और यही पहली सीढ़ी होती है, जब आपने उनकी बातों को सुना, एक्सेप्ट किया, तो आप और वो लोग करीब आना शुरू होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है जिसे आप लोग सब लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसके बारे में अगर ज्यादा जानना हो तो आप लोग प्लीज मेरे पेज पे आके आप मुझे सवाल भेज सकते हैं या पूर्णिता को सवाल भेज सकते हैं और हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभिषेक, मुझे लगता है निजाम भी हमारे साथी हैं, वो भी यहाँ पे हैं इस प्लेटफॉर्म पे लखनऊ से। अभिषेक ठाकुर जी का एक सवाल है, इसमें उन्होंने कहा है कि इंटरनेट इश्यूज हैं और द क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस आर फुली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, हाउ टू मैनेज दीज काइंड ऑफ इशू इन दिस सिचुएशन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टीचिंग मटेरियल शुड आई चूज टू टीच स्टूडेंट। देखिए अभिषेक जी, बहुत सारे जो मटेरियल हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे एनसीईआरटी की सारी किताबें वो फ्री एक्सेस में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ कि कई क्षेत्रों में जहाँ इंटरनेट का इशू है, आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को अगर कंप्लेन करते हैं तो दे आर वर्किंग इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन। कई मतलब जगहों पे ऐसा हुआ है
जहाँ पे लोगों ने शिकायत की है स्पीड की, तो वो चीजें हुई हैं। आप चूंकि आपने ये भी पूछा कि किस तरह का टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि एक ही तरीके के बच्चों को बार-बार आपको कुछ बताना है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि मैथ चौथे कक्षा के मैथ्स के बारे में मैंने खुद अपनी बेटी को एक वीडियो भेजा डिवीजन से रिलेटेड, और उसने उसको करके सीखा। तो आप अपनी जो भी क्लास है, आप एक सिंपल मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड करने के लिए आप कभी हाथ में मोबाइल फोन मत रखिए, उसको एक स्टैंड या ऐसे किसी जगह पर रखिए जहां से वो वीडियो स्टेडी बन सके। और उसके बाद आप अपनी जो क्लास, आप नॉर्मल जिस तरह से क्लास लेते हैं, आप समझिए कि कैमरे के सामने बच्चे बैठे और आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और उसको आप YouTube वगैरह पे अपलोड कीजिए। YouTube पे अगर आप अपलोड करते हैं तो छोटे जो वीडियो है वो कंप्रेस होके भी दूसरे लोग देख सकते हैं, मतलब उसकी जो ये है वो छोटी रहती है, कंप्रेस्ड वर्जन, जहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। अभिषेक, जैसा कि ये अगर इनके मन में और कोई सवाल है हमारे प्रति, तो हम इनको आग्रह करेंगे कि आप गुरुशाला जो पोर्टल है, फेसबुक पेज है, उस पर अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। इवन गुरुशाला पोर्टल पे भी बहुत सारा जो ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल है, अगर आप इस पेज को देखेंगे, इनके वेबसाइट को देखेंगे, तो उस पे भी ये लोग जाके जो है वहां से मटेरियल यूज कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं एज ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो दैट इज समथिंग विच दे शुड डू। और कुछ अगर सवाल नहीं है तो हम इसको अब कार्यक्रम को समाप्त कर सकते हैं अभिषेक, और हम कोशिश करेंगे फिर जब समय मिलेगा हम लोगों को और इस तरह का कोई टॉपिक होगा तो हम लोग जरूर आएंगे। एक सवाल है मोनिका यादव का, आप देख पा रहे हैं अभिषेक? जो पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है वो कैसे अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं स्टडी के लिए? मोटिवेट करने के लिए पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप बच्चे को हर रूप से आप मोटिवेट कर सकते हैं। जहां तक रही कि उनको मोटिवेशन, जो पढ़े लिखे आपको अगर वैसा मोटिवेशन चाहिए, तो बिल्कुल ये जो ऐप और ये जो हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, ये सब उसी का है कि हम बच्चों को प्रेरित करें कि इस तरह के वेबिनार्स को ज्वाइन करें और वो समझ सकें कि हमें लाइफ को किस तरह से आगे चलाना है। अभिषेक, कुछ विशाल, मैं बस खत्म करने के पहले मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मनोबल बढ़ाइए। इस समय आप और हम सब मिलके जो कर सकते हैं लॉकडाउन के दौरान और तुरंत इसके बाद, वो बच्चों का मनोबल बढ़ाइए, उनको सीखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए नई नई चीजें। और बहुत अलग अलग माध्यम है, वीडियोज के माध्यम से, आप टीवी पे भी देख रहे हैं तो बहुत कुछ देख सकते हैं। आप डेली सोप भी देख सकते हैं, और डिस्कवरी चैनल और दूरदर्शन के भी बहुत सारे चैनल है जिसपे पढ़ाई के बारे में बातचीत होती है। तो आपका इंटरेस्ट क्या है ये उस पर निर्भर करता है। और फोन, जैसा मैंने कहा कि बच्चों को एक कट ऑफ फील मत होने दीजिए। अगर फोन या वीडियो चैट के दौरान द्वारा उनको दोस्तों से बातचीत करवाइए, ताकि वो लगे उनको कि हाँ वो कनेक्टेड है, उनके जो साथी दोस्त ऐसी ही परिस्थिति में लेकिन हैं, उनसे बातचीत हो रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है कि झूठी या अधूरी, कई बार होता है अधूरी जानकारी के ऊपर हम मैसेजेस फॉरवर्ड कर देते हैं और उसको भी सच मान के अपने घर में भी प्रैक्टिस करने लगते हैं। इस तरह की चीजें ना करें। जो भी गृह कार्य जो बच्चों के हो रहे हैं पढ़ाई से संबंधित, या उनको जैसे मैंने बोला था म्यूजिक या जो भी उनका इंटरेस्ट है, उसको ठीक करने में उन्हें मदद करें। डर, चिंता, इस तरह की चीजें हटाने में मदद करें। सही जानकारी दे, एक खुला संवाद रखे उनके साथ। और जब बच्चा पूछता है आपसे, वो अगर कुछ जानना चाहता है कोरोना के बारे में, तो आप उसको जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब और इंटरेस्ट से, वो सीधा मना करने वाला काम नहीं करना। तो ये मेरे कुछ सुझाव थे जो लॉकडाउन के दौरान हम बच्चों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मोनिका यादव जी ने कहा कि मेरा सवाल था कि वो माँ बाप खुद को नहीं पढ़ा सकते हैं। बात सही है, पढ़ने लिखने के, अगेन सुन तो सकते हैं बातों को, पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, कोई बात नहीं, तो वो आसपास ऐसे वॉलंटियर्स को जरूर आइडेंटिफाई करें या ऐसे परिवारों को आइडेंटिफाई करें जहां उनके बच्चे जाके और पढ़ सकें और जो मोटिवेशन वाली बात है वो सके। एक सवाल है जिसको मुझे लगता है कि आंसर करना बहुत जरूरी है, वो संतोष पारिक जी का है कि लॉकडाउन के बीच में प्रोजेक्ट बनाने के लिए सामग्री कैसे उपलब्ध करवाई जाए ताकि बच्चे प्रोजेक्ट बनाए। देखिए, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है
कि बच्चों को क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व करना है। तो जो घर में अवेलेबल मटेरियल है, जो हमारे कैंपस में अवेलेबल मटेरियल है, उससे उनको मोटिवेट कीजिए कि वो अपना जो क्रिएटिविटी निकालें। बाजार की कोई भी सामग्री लाने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि स्टेशनरी के शॉप सारे बंद हैं और आगामी 3 तारीख तक बंद रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि वो जो हैं जो टीचर्स हैं वो मोटिवेट करें उन्हें कि उसमें एक्स्ट्रा नंबर भी रखें बच्चों के लिए, कि अगर वो लोकल मटेरियल से कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो उसको एप्रिसिएशन के साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलें। इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि बच्चों की क्रिएटिविटी और बढ़ेगी और खास करके जो सामान जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, मतलब ऐसा घर में पड़ा हुआ सामान जिसका अब कोई काम नहीं है, उसको रीयूज करके अगर कुछ बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आप विशाल, एक गणेश जी हैं, गणेश कुमार निगम जी, उनका एक सवाल है। हमारे काफी वरिष्ठ साथी मित्र हैं, उनका एक सवाल है, नॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ सजेस्ट कीजिए लर्निंग को लेके। तो गणेश जी, मुझे लगता है कि इस समय जो लॉकडाउन के दौरान हम लोग कर रहे हैं वो मतलब डिजिटल माध्यम सिर्फ परिवारों तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद जो जैसा छत्तीसगढ़ शासन ने अभी कुछ प्रयोग भी किए हैं कि अगर जो इंफॉर्मेशन है वो कार्यकर्ता या शिक्षक पहुंच जाए, उसके बाद जिन परिवारों के पास मोबाइल या व्हाट्सएप या इस तरह की सुविधाएं नहीं है, उनको वो जाके, चूंकि वो यहाँ पे जो पोषाहार वितरण के लिए या ऐसे जा रहे हैं, तो उस समय वो काउंसलिंग के तरीके से करा सकते हैं। और जैसा विशाल ने भी बताया कि वॉलेंटियर अगर आसपास में कोई हैं, और यहाँ पे एक और साथी थे हमारे, उन्होंने कहा था एनजीओ का क्या रोल हो सकता है। तो यही सारे रोल हैं जिसे हम समाज में लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बस आई थिंक अभिषेक, इन्हीं बातों के साथ हम समाप्त करते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं गुरुशाला ऐप को, जिसने मौका दिया हमें लोगों से जुड़ने का और बहुत अच्छे सवालों का। हमारे खुद के कई साथी जो हैं यूनिसेफ के साथी इसमें थे, इस माध्यम से हमसे जुड़े थे और हमें देख रहे थे। तो एक तो ये है, और दूसरा मैं आपको फिर बार बार यही कहना चाहूंगा कि बाकी सारे प्लेटफॉर्म भी हैं और आपका गुरुशाला ऐप भी है, डैशबोर्ड है इनका, इसमें जाके लर्निंग मटेरियल देखिए और लेटेस्ट जो भी जानकारी है उसके लिए स्टे ट्यून टू गुरुशाला ऐप। थैंक यू वेरी मच। ओके अभिषेक, सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।